सिविल एविएशन सेक्टर की हम लोगों ने प्रॉब्लम देखा। अब हम देखते हैं कि उसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, या हम उसको सजेशन के तौर पर भी देखेंगे। तो जो सॉल्यूशन यहां पर बताए गए हैं वही हम उसको सजेशन के तौर पर भी देख सकते हैं। पहली बात, इसके पहले हम लोगों ने एक प्रॉब्लम पढ़ा था कि इंडिया जो है एमआरओ सेक्टर में फॉरेन डिपेंडेंस है, यानी एमआरओ यानी मेंटेनेंस और रिपेयरिंग का काम हमारे यहाँ नहीं होता। ज्यादातर इसके लिए हम फॉरेन डिपेंडेंस होते हैं। तो उसका एक हल हो सकता है, मेक इंडिया अ ग्लोबल हब फॉर एमआरओ। अब हम ग्लोबल हब की बात क्यों कर रहे हैं कि इंडिया को हम ग्लोबल हब बनाएं? उसका कारण यह है कि इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला, इंडिया के पास जो है यूथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। उसको यदि प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट कर दिया जाए तो इंडिया में ऑलरेडी जो लेबर कॉस्ट है, चाहे वो स्किल्ड लेबर हो या अनस्किल्ड लेबर हो, वो काफी चीप है। तो यदि हम स्किल डेवलपमेंट कर दें और लेबर कॉस्ट ऑलरेडी इंडिया में कम है, तो इंडिया में ये पोटेंशियल है कि हम एमआरओ सेक्टर में ना केवल अपने लिए हम सेल्फ रिलायंट हो सकते हैं, बल्कि ग्लोबल हब भी हम इस सेक्टर में बन करके एविएशन सेक्टर से हम पैसा अच्छा खासा बना सकते हैं और इस सेक्टर में जो प्रॉफिटेबिलिटी की गुंजाइश है वहां तक हम पहुंच सकते हैं। दूसरी बात, कन्वर्जेंस ऑफ सिविल एंड डिफेंस एमआरओ। अभी क्या है, सिविल और डिफेंस दोनों का मेंटेनेंस और रिपेयरिंग का काम अलग अलग है, दोनों में एक्सपेंडिचर ज्यादा है। हम दोनों को मर्ज कर रहे हैं, ठीक है। यानी जहां पर सिविल का मेंटेनेंस और रिपेयरिंग का काम होता है, डिफेंस का मेंटेनेंस और रिपेयरिंग का काम भी वहीं पर हो जाए, ठीक है। तो दोनों का स्किल पावर मिल जाएगा, दोनों का मैन पावर मिल जाएगा, एक्सपेंडिचर लेवल कम हो जाएगा और एमआरओ सेक्टर में इंडिया बहुत जल्द सेल्फ रिलायंसी जो है वो अचीव कर लेगा। तीसरा नंबर, मोर एंड मोर एयरपोर्ट डेवलपमेंट थ्रू ट्रिपल पी मॉड। भारत में ज्यादा से ज्यादा एयरपोर्ट हमें बनाने चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से इंडिया में सिविल एविएशन का ग्रोथ हो रहा है उस रेशियो में एयरपोर्ट डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है। तो हमें एयरपोर्ट डेवलपमेंट में तेजी लानी है और उसके लिए सबसे बेस्ट मॉडल है ट्रिपल पी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसके अलावा कुछ जो प्राइवेट्स हैं, कुछ जो एयरपोर्ट्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर को भी दे देने चाहिए, कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स को भी डेवलप करने के लिए दे देने चाहिए, ताकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, जो कि अभी अकेले ज्यादातर एयरपोर्ट डिजाइन और डेवलप का काम करती है, तो उसका बर्डन इससे कम होगा। इनहेंस एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर। एविएशन के लिए जो बेस्ट ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया को चाहिए उसमें भारत को वर्कआउट करना है। इंटरनेशनल लेवल के एयरपोर्ट्स बनाने हैं, इंटरनेशनल लेवल के फ्लाइट्स, उसमें क्लीनिनेस, उसमें पंक्चुअलिटी, उसका फेयर, उसमें सारे स्टैंडर्ड्स, तो कुल मिलाकर के बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में बनाने की जरूरत है। लोअरिंग डाउन फ्यूल कॉस्ट। एविएशन टरबाइन फ्यूल भारत में काफी महंगा है। उसके महंगे होने के पीछे कई कारण हैं। एक तो ये है कि जो एविएशन टरबाइन फ्यूल है ऑलरेडी भारत में हम लोग इंपोर्ट करते हैं, तो वो काफी महंगा पड़ता है हमें। दूसरी बात, उसमें टैक्सेशन हम लोग इतना ज्यादा लगाते हैं, ठीक है। तो उसको लोअर करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो एविएशन टरबाइन फ्यूल है अभी वो जीएसटी के दायरे से बाहर है, उसको जीएसटी के दायरे में ले आए, तो जो अभी 60% 70% जब पहुंच जाता है टैक्स का रेशियो, वो मैक्सिमम 18% के आसपास या 20-22% जो भी मैक्सिमम स्लैब है जीएसटी का, उतना हो जाएगा। इससे एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमत काफी कम हो जाएगी। एड्रेस शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड मैन पावर। इसके पहले हम लोगों ने एक प्रॉब्लम देखी थी कि इंडिया में सिविल एविएशन सेक्टर में जितने स्किल्ड मैन पावर की कमी है, की जरूरत है, उससे हमारे पास कम है। तो हमें इस स्किल्ड मैन पावर को बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस इत्यादि की व्यवस्था हमें सिविल एविएशन के सेक्टर में करनी पड़ेगी। और इसकी जो पढ़ाई है, इसकी जो ट्रेनिंग वगैरह है, वो भी काफी महंगी है, उनको अफोर्डेबल बनाना पड़ेगा। यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज फॉर एयर नेविगेशन, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। एयर ट्रैवल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है एयर नेविगेशन और उससे रिलेटेड सेफ्टी और सिक्योरिटी। उसमें हमें दुनिया में जहां कहीं बेस्ट टेक्नोलॉजी इसके लिए उपयोग किए जाते हैं, बेस्ट से बेस्ट राडार, सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है, ये तमाम व्यवस्थाएं हमें अपने एविएशन सेक्टर में लॉन्च करना पड़ेगा। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। हमारा खुद का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है,
तो अगर हम डोमेस्टिक लेवल पे ही एयर सिविलेशन को सिविल एविएशन को प्रमोट करते हैं तो हमारा उससे सिविल एविएशन प्रॉफिट कंडीशन में आ सकता है, ट्रैक में आ सकता है। उसके लिए हमें रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम्स चलाने की जरूरत है, जैसे कि भारत सरकार ने एक स्कीम शुरू की है उड़ान, पूरे देश का आम नागरिक। तो इसके माध्यम से हम अफोर्डेबल कीमत पर कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा दूरी अगर हम पैसेंजर को ट्रैवल कराएं तो इसके हमारे यहाँ एक तो जब रीजनल कनेक्टिविटी एयर के माध्यम से बढ़ेगी तो ऑब्वियसली उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम भी भारत में तेजी से होगा, एयरपोर्ट बनेंगे, फ्लाइट्स की संख्या बढ़ेगी, एरोप्लेन की संख्या बढ़ेगी, ठीक है। तो इससे होलिस्टिक डेवलपमेंट हमारे यहाँ होगा और जो हमारे यहाँ अभी शेयर एयर ट्रैवल करने वाले लोगों का कम है वो शेयर भी धीरे धीरे बढ़ेगा। यूजिंग फ्यूल एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज सच एज बायोफ्यूल एंड सोलर पावर, हमें अपने एरोप्लेन में एविएशन टरबाइन फ्यूल हम यूज करते हैं, उसके साथ साथ हम बायोफ्यूल का उपयोग भी करें और सोलर पावर का उपयोग भी करें, तो इससे हमारी जो डिपेंडेंसी है टरबाइन फ्यूल पर, उससे हमारी डिपेंडेंसी भी कम होगी। और अगर हम इन चीजों को खुद बना करके एविएशन सेक्टर में लाते हैं तो ये हमारे खुद के बनाए हुए सेक्टर हैं, तो सेल्फ रिलायंस हमें जो है वो प्राप्त होगा फ्यूल सेक्टर में, जो कि सिविल एविएशन से रिलेटेड है। फ्रेमिंग एविएशन फ्रेंडली पॉलिसीज, भारत सरकार ऐसी नीतियां बनाए जिससे सिविल एविएशन के सेक्टर में ग्रोथ हो, प्राइवेट सेक्टर्स को इंसेंटिव मिले, ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर सिविल एविएशन सेक्टर में आकर के काम करें, ठीक है, गवर्नमेंट से उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिले। तो इस प्रकार का एविएशन फ्रेंडली पॉलिसीज होनी चाहिए, पैसेंजर को भी लगे कि अब हमारा जो एयर ट्रैवल है वो हमारे लिए अफोर्डेबल है, सेफ है, हम इसको कर सकते हैं। तो पैसेंजर को ध्यान में रखते हुए, प्राइवेट कंपनीज को ध्यान में रखते हुए, सेफ्टी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ऐसी नीतियां बनाए जो दोनों के लिए बेनिफिशियल हो, ऑपरेटर के लिए भी और पैसेंजर के लिए भी। एक्सेसिव पावर कंसंट्रेशन इन डीजीसीए शुड बी चेक्ड, अभी लगभग सिविल एविएशन से जुड़े लगभग सभी मामले डीजीसीए द्वारा देखा जाता है। तो पावर कंसंट्रेशन डीजीसीए के हाथ में सबसे ज्यादा है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। इस पावर को हमें थोड़ा सा जो कंसंट्रेट हो चुका है उसको डिसेंट्रलाइज्ड करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ उसमें थोड़ा लिबरलाइज्ड फंक्शन लाना पड़ेगा ताकि प्राइवेट प्लेयर और एफडीआई के माध्यम से हमारे पास जो विदेशी कंपनियां आती हैं वो सिविल एविएशन के सेक्टर में आने से उनको कोई दिक्कत ना हो। टैक्सेशन रैशनलाइजेशन, अभी हम लोग एमआरओ सेक्टर में, फ्रेट सेक्टर में, एयर ट्रैवल के सेक्टर में, एविएशन टरबाइन फ्यूल सेक्टर में बहुत ज्यादा टैक्सेशन सिस्टम, मल्टीपल टैक्सेस है। इन सारे टैक्सेस सिस्टम को रैशनलाइज करना पड़ेगा, टैक्स को कम से कम करना पड़ेगा। टैक्स जितना कम से कम रखेंगे सिविल एविएशन के ऑपरेटर्स को उतना ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, और जितनी ज्यादा उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी उतना ज्यादा वो फर्दर इन्वेस्टमेंट करेंगे, और जितना ज्यादा सिविल एविएशन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होगा उतना बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप होगा और धीरे धीरे इंडिया सिविल एविएशन के सेक्टर में तेजी से ग्रोथ करने लगेगा। ईज द रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट का मतलब भारत में बहुत सारी संस्थाएं हैं जो सिविल एविएशन को रेगुलेट करती हैं, अनेक प्रकार के नियम हैं, कानून हैं, बहुत सारे नियम कानून पुराने पड़ चुके हैं, तो इनमें थोड़ी सी आसानी लानी पड़ेगी, आसान नियम कानून हो पैसेंजर्स के लिए भी और ऑपरेटर्स के लिए भी। लर्निंग फ्रॉम द पास्ट एंड द वर्ल्ड बेस्ट प्रैक्टिसेस, अगर पास्ट में हमने कहीं कोई गलती की है, जैसे कि बैंक में कुछ फ्रॉडबाजी किंगफिशर वगैरह ने कर दिया है, तो इन सारे जो फ्रॉडमेंट वगैरह होते हैं और सिविल एविएशन कंपनियां खड्डे पे चली जाती हैं, उनको नुकसान हो जाता है, फिर सरकार को बेल आउट पैकेज देना पड़ता है, ये तमाम काम जो है सरकार को करना पड़ता है। तो हमें अपने पास्ट से सीखना है कि सिविल एविएशन सेक्टर में हमसे कहां क्या गलती हुई है और उसको आगे नहीं दोहराना है। इसके अलावा दुनिया में जहां कहीं बेहतर प्रैक्टिसेस नजर आते हैं हमें उसको अपनाने की हमें कोशिश लगातार करती रहनी है। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो कि मेजर प्लेयर है दुनिया में, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और भी कुछ कंपनियां हैं, जैसे एयरबस कंपनी है, बोइंग कंपनी है, ठीक है, एमिरात कंपनी है, तो ऐसे इन लोगों के साथ टाई अप करके हमें सिविल एविएशन सेक्टर को कॉस्ट इफेक्टिव, पैसेंजर फ्रेंडली और ऑपरेटर फ्रेंडली बनाना है, ठीक है। तो ये 15 मेजर सजेशंस या सॉल्यूशन है सिविल एविएशन सेक्टर में बूम लाने के लिए, उसमें रिफॉर्म लाने के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भारत सरकार ने क्या कुछ शुरुआत
इसके लिए किया है। A long-term plan to harness the potential of aviation sector in India। भारत सरकार ने ये बात मालूम है भारत सरकार को कि इंडिया में हर एक क्षेत्र में इंक्लूडिंग सिविल एविएशन बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, जरूरत है एक कॉम्प्रहेंसिव कोहेरेंट पॉलिसी बना करके स्किल डेवलपमेंट किया जाए, उस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया जाए, उस सेक्टर में लोगों का अवेयरनेस फैलाया जाए, तो हमारे पास पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, जिसमें मैंने आपको चर्चा किया था कि भारत में भी एयरपोर्ट की संख्या इतनी है, इसको इतने वर्षों में भारत डबल ट्रिपल करने वाला है। अभी हमारे पास एरोप्लेन की संख्या इतनी है, उसको इतना करने वाला है। ठीक है, तो ये तमाम लॉन्ग टर्म प्लान भारत सरकार ने बना रखा है, जो कि पिछले वीडियो से लेकर के आप अपडेट कर लीजिएगा कैसे प्लान है। ठीक है, तो हमने यहाँ पिछले वीडियो में आपको बता दिया था। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्लानिंग टू मेक इंडिया अ ग्लोबल हब फॉर एमआरओ। एमआरओ के लिए भारत सरकार कटिबद्ध है कि हम भारत को एक ग्लोबल हब बनाएंगे। उसके लिए दो काम करने की जरूरत है, स्किल डेवलपमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिविल एविएशन की तरफ हमें लाना है, स्किल डेवलपमेंट करना है। इसके लिए हम लोगों के यहाँ राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी, यूनिवर्सिटीज वगैरह तेजी से अब जो है इस पर काम कर रहे हैं, और भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोले जाने की जो है भारत सरकार की योजनाएं हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने एक डॉक्यूमेंट लॉन्च किया है जिसका नाम है विजन 2040, यानी 2040 तक भारत को इंडिया का वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिविल एविएशन इंडस्ट्री बनाना है। उसके लिए हमें लगभग हर सेक्टर में इस डॉक्यूमेंट में बात किया गया है कि एयरपोर्ट सेक्टर में हमें क्या करना है, एरोप्लेन की संख्या बढ़ाने के लिए हमें क्या करनी है, इसमें जो फाइनेंशियल कमजोरी है अभी उसको दूर करने के लिए क्या करना है। तो ये विजन डॉक्यूमेंट एक कंप्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है जिसमें 2040 तक सिविल एविएशन सेक्टर को कैसे हमें बहुत तेजी से आगे बढ़ाना है, इस पे विस्तार से बात कही गई है। नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी 2016 लाई गई है, जिसमें कुछ बातों का जिक्र किया गया, जैसे रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, उड़ान जैसी और भी रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम बनाई जाएगी, जिसमें कम कीमत पर देश के भीतर ही लोग एक बड़े शहर से दूसरे बड़े शहर, एक बड़े शहर से दूसरे छोटे शहर, एक छोटे शहर से दूसरे छोटे शहर एयर कनेक्टिविटी के माध्यम से आ जा सके। ठीक है, दूसरा वायबिलिटी गैप फंडिंग। वायबिलिटी गैप फंडिंग का मतलब है कि सिविल एविएशन सेक्टर में जो कंपनियां काम कर रही हैं, अगर उनको घाटा होता है तो सरकार उनको सपोर्ट करेगी। इसमें उनके घाटा को पूरा करने में 80% कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट का और 20% कंट्रीब्यूशन स्टेट गवर्नमेंट का होगा। ठीक है, तो अब जो इसमें ऑपरेटर हैं सिविल एविएशन की फील्ड में, अगर उनको लॉस भी हो जाता है तो उसकी भरपाई हो जाती है, इसलिए एक फ्रीडम उनको मिलता है कि चलो लॉस भी हो जाएगा तो वो रिकवर हो जाएगा। हेंस वी शुड वर्क फॉर दिस सेक्टर। ट्रिपल पी मोड फॉर एयरपोर्ट डेवलपमेंट। एयरपोर्ट के डेवलपमेंट के लिए अब ट्रिपल पी मोड पर सरकार तेजी से काम कर रही है। एविएशन की सिक्योरिटी पर भी नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी पर काफी ध्यान दिया गया है। ठीक है, पूरे देश का आम नागरिक यानी उड़ान योजना लाई गई है, जिसका उद्देश्य क्या है, टू प्रोवाइड एयर कनेक्टिविटी इन टियर 2 एंड टियर 3 कंट्रीज। माने जो मेगा सिटीज से नीचे की जो सिटीज हैं, उन सिटीज में यानी जो अर्बन और सब अर्बन कैटेगरी के जो शहर आते हैं, उनमें एयर कनेक्टिविटी को तेजी से डेवलप करना है। जैसे जबलपुर हो गया, ठीक है, और कटनी हो गई, ऐसे ही अर्बन टू अर्बन भोपाल हो गई। तो इसमें ऐसे जगहों पर एयर कनेक्टिविटी पॉपुलराइज करना है लोगों को, और 2500 रुपए की कीमत पर उनको एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रैवल कराना है। एक इंटरनेशनल उड़ान योजना भी लाई गई है, जिसके माध्यम से भारत के छोटे शहरों को किसी न किसी नेबरहुड के इंटरनेशनल पोर्ट से, एयरपोर्ट से कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, भारत के छोटे शहरों को हमारे नेबरहुड के, जैसे हो गए भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, ठीक है, तो इनके साथ इनके किसी न किसी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, वहां तक से सीधे फ्लाइट वहां से और इस छोटे शहर तक जाएगी। प्रोजेक्ट दिशा, एक दिशा प्रोजेक्ट बनाया गया है, जिसका क्या मतलब है, ड्राइविंग इंप्रूवमेंट इन सर्विस एंड हॉस्पिटैलिटी एट एयरपोर्ट। ये योजना या ये प्रोजेक्ट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि एयरपोर्ट पर लोगों को बेस्ट से बेस्ट एक्सपीरियंसेस प्राप्त हो सके, उनको अच्छी हॉस्पिटैलिटी मिल सके, उनको किसी प्रकार की टिकट बुकिंग से लेकर के वहां पर बैठने, रेस्ट करने, ठीक है, जितनी प्रकार की सुख सुविधाएं वहां पर उनको मिल सके, उसके लिए इसमें वर्कआउट करना है। ड्राफ्ट चार्टर ऑफ पैसेंजर राइट्स। सिविल एविएशन के सेक्टर में जो लोग एयर ट्रैवल करते हैं, तो उन पैसेंजर्स के क्या राइट होते हैं, इस चार्टर में लिखा गया है। जैसे
अगर प्लेन वगैरह डिले हो जाते हैं तो उसमें 100% रिफंड किया जाएगा। आप 24 घंटे पहले भी अगर टिकट कैंसिल करते हैं तो 100% रिफंड किया जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे राइट्स इसमें डिटेल से लिखे हुए हैं कि एयर ट्रेवल करने वाले लोगों के क्या क्या राइट्स हो सकते हैं। एयर सेवा मोबाइल ऐप, ये एक मोबाइल ऐप है, एयर सेवा मोबाइल ऐप, जिसके बारे में आप अपने फ्लाइट का जो है अपडेट ले सकते हैं कि ये फ्लाइट अगर डिले है, कितने समय जाने वाली है, कहीं कैंसिल तो नहीं हुई है, तो ये सारा आप लाइव अपडेट इससे प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप समस्या का निराकरण, अगर आप किसी फ्लाइट में हैं और आपको उसमें कोई समस्या है तो आप उसमें ऑनलाइन तरीके से समस्या का निराकरण यानी ग्रीवेंस रिड्रेशल का काम भी आप इस मोबाइल ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। ओपन स्काई पॉलिसी, ओपन स्काई पॉलिसी में क्या होता है, एक देश दूसरे देश के साथ एक एग्रीमेंट करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है कि हम हमारे देश और आपके देश के बीच में एयर सर्विसेज कितनी संख्या में होंगी और बेरोक टोक, बिना रोक टोक के। मान लीजिए भारत ने अमेरिका के साथ ओपन स्काई एग्रीमेंट कर लिया है, इसका मतलब यह है कि अमेरिका से भारत कितनी भी फ्लाइट्स आ सकती हैं और भारत से अमेरिका कितनी भी फ्लाइट्स जा सकती हैं। इसमें ना अमेरिका सरकार रोक टोक करेगी ना भारत सरकार, और लेकिन सिविल एविएशन की फील्ड में है ना, डिफेंस नेचर का नहीं। बजटिंग एलोकेशन टू मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन वाज इंक्रीज्ड। सिविल एविएशन को 2015 में जितना बजट मिला था उसकी तुलना में 2018 में जो बजट मिला उससे 3 गुना था। 2019 में और बढ़ा, 2020 में और बढ़ा। तो लगातार कुल मिलाकर के सिविल एविएशन के सेक्टर में जो सरकार बजट देती है उस बजट राशि में भी काफी मात्रा में वृद्धि हो रही है। अभी तक हेलीकॉप्टर हो, चाहे चार्टर हो, चाहे एयरबस हो, चाहे एरोप्लेन हो, सबको रेगुलेट करने वाली एक ही बॉडी थी, डीजीसीए। अब भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि हेलीकॉप्टर और चार्टर के लिए एक अलग रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाएगी। उससे डीजीसीए का वर्कलोड कम होगा और इनके रेगुलेशन में ज्यादा अच्छे तरीके से इनको रेगुलेट किया जा सकेगा। एविएशन एजुकेशन एंड स्किल बिल्डिंग, भारत सरकार तेजी से अब काम कर रही है कि एविएशन के सेक्टर में हम एजुकेशन में वृद्धि करें और लोगों के स्किल बिल्डिंग में हम लोग काम कर सकें। बायोजेट फ्यूल पॉलिसी, यानी इसके पहले हम लोगों ने चर्चा किया था कि अभी एविएशन टरबाइन फ्यूल में 100% पेट्रोल होता है, अब हम उसमें भी कुछ ऐड करेंगे बायोफ्यूल, ठीक है, ताकि हमारी जो डिपेंडेंसी है और उसकी जो कीमत है उसमें कुछ कमी आ सके। ग्रीन इनिशिएटिव्स, ग्रीन इनिशिएटिव्स में इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है, जैसे दुनिया का पहला सोलर पावर से चलने वाला जो एयरपोर्ट है वो है कोची एयरपोर्ट। तो इस प्रकार से भारत सरकार ने कई ग्रीन इनिशिएटिव लिए हैं। कुछ जो हमारे एयरपोर्ट्स हैं वो विंड पावर से चलते हैं, कुछ सोलर से चलते हैं। तो इस प्रकार से ग्रीन इनिशिएटिव्स भारत सरकार ने एयरलाइन के सेक्टर में उठाए हैं। डिजी यात्रा प्रोग्राम, डिजी यात्रा प्रोग्राम का उद्देश्य यह है कि व्यक्ति अपनी जर्नी शुरू करने से लेकर के जर्नी समाप्त होने तक सारा काम ऑनलाइन तरीके से करे। टिकट बुकिंग करना है, होटल करना है, ठीक है, आगे फर्दर उसको ट्रैवल करना है, फिर उसको वापस आना है, तो ये सारा काम ऑनलाइन तरीके से हो और जो कागजी कार्रवाई बीच में होती है उसकी चेकिंग इत्यादि कहीं पर भी, ठीक है, उसके घर से एयरपोर्ट पहुंच करके और एक वापस एयरपोर्ट आने तक ये पूरी प्रक्रिया में जो जो चीजें होती हैं, चेकिंग होती है, सिक्योरिटी चेकिंग होती है, तमाम चीजें ऑनलाइन तरीके से की जाएंगी, जिससे लोगों का समय भी बचेगा और उसको बेस्ट एक्सपीरियंसेस जो हैं वो प्राप्त होंगे। डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन, भारत की जो सरकारी कंपनियां हैं उनमें से कुछ का डिसइन्वेस्टमेंट किया जाए तो उससे फंड की अवेलेबिलिटी होगी, और कुछ जो बहुत ज्यादा लॉस में है, जिनकी कंडीशन सुधरने की स्थिति नहीं है, जैसे एयर इंडिया के बारे में बात चल रही है, उनका प्राइवेटाइजेशन भी एक हल है, ताकि सिविल एविएशन सेक्टर में जो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है वो फाइनेंशियल क्राइसिस से सिविल एविएशन सेक्टर बाहर आए और आगे पूरे ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से ग्रो कर सके। लिबरलाइज्ड एफडीआई पॉलिसी, भारत सरकार लगातार सिविल एविएशन के सेक्टर में एफडीआई पॉलिसी को लिबरलाइज करती जा रही है और लगभग सिविल एविएशन के हर एक सेक्टर में 100% एफडीआई कर दिया गया है। थोड़े मोड़े कहीं पर कुछ हैं कि 100% तो सब जगह है, लेकिन कहीं पर यह है कि 49 तक गवर्नमेंट ऑटोमेटिक रूट से होगा, उसके बाद फिर गवर्नमेंट रूट, तो थोड़े मोड़े रेस्ट्रिक्शन है, कुछ दिन में उसको भी हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सब बातें होगी। इसके अलावा समय समय पर भारत सरकार ने स्पेशल कमिटीज कॉन्स्टिट्यूट किए हैं, उनके रिकमेंडेशन पर विचार किया है और उनके बहुत सारे रिकमेंडेशन को अपना करके सिविल एविएशन सेक्टर में जो जरूरी सुधार के लिए कदम उठाने थे वो उठाए हैं। तो कुछ कमिटीज के हम लोग नाम देख लेते हैं।
सिविल एविएशन सेक्टर से जुड़े हुए 4 कमिटीज महत्वपूर्ण है, मैंने लिख दिया। नरेश चंद्र कमेटी 2003 में गठित किया गया, अजय प्रसाद कमेटी 2008 में, धर्माधिकारी कमेटी 2012 में, अशोक कुमार कमेटी 2019 में। सभी ने ओवरऑल वही सब रिकमेंडेशन दिया है जो हमने यहाँ पर सॉल्यूशन में लिखा है। डिसइन्वेस्टमेंट किया जाए, प्राइवेटाइजेशन किया जाए, हॉस्पिटैलिटी बढ़ाया जाए, एयरपोर्ट की संख्या बढ़ाई जाए, ये तमाम रिकमेंडेशन इनके अंदर दिए गए हैं, ठीक है। इसलिए इनके क्या रिकमेंडेशन थे वो हमें बात करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ जगह बचा था, कुछ हम लोग नोट्स पढ़ेंगे और इसके बाद एक अगला वीडियो छोटा सा बनेगा जिसमें हम लोग केवल चर्चा करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ सिविल एविएशन पर्टिकुलरली इन इंडिया। तो अभी हम यहाँ पर नोट्स पे चर्चा करते हैं। स्कॉच VSE अवार्ड, ये अवार्ड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा दिया जाता है ग्रीन टेक्नोलॉजी के सेक्टर में। ऐसा कोई भी पब्लिक या प्राइवेट कंपनी जो ग्रीन टेक्नोलॉजी का उपयोग करती है उसको प्रमोट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी यह अवार्ड देती है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 2 ऐसे अवार्ड मिल चुके हैं, एक कोची एयरपोर्ट के लिए और दूसरा चंडीगढ़ एयरपोर्ट के लिए। कोची एयरपोर्ट पूरी तरह सोलर पावर्ड है, चंडीगढ़ में भी ग्रीन एनर्जी का उपयोग किया जाता है। इंडिया हैज 51 AME ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। AME का मतलब है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, ठीक है, ये 5.5 साल का कोर्स होता है। तो AME ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 51 है और 29 फ्लाइंग इंस्टीट्यूट्स हैं जिनको DGCA से अप्रूवल मिला हुआ है। कार्गो एयरलाइंस ऑफ इंडिया, भारत की कुछ कार्गो एयरलाइंस हैं। एक है ब्लू डार्ट एविएशन लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। दूसरा है स्पाइस एक्सप्रेस जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। क्विक जेट एयरलाइंस जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। चौथा हम लोग नोट्स देखते हैं, लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट। हमने यहाँ पर 2 तरीके से देखा, पहला सिविलियन एयरक्राफ्ट और दूसरा मिलिट्री एयरक्राफ्ट। तो भारत का सबसे बड़ा सिविलियन एयरक्राफ्ट है बोइंग 747-400, ये उसका नाम है और इसका मालिक है एयर इंडिया। एयर इंडिया इसको ऑपरेट करता है। मिलिट्री सेक्टर में भारत का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट बोइंग C7 ग्लोब मास्टर और ये ओन्ड बाई है इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। इन तमाम जानकारियों के साथ सिविल एविएशन सेक्टर की हमारी लगभग 95% बातें कंप्लीट हो गई। अगले वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ सिविल एविएशन देखेंगे, ठीक है, और अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान है, और इसके साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू।